नक्षत्र न्यूज की कोयलांचल कॉन्क्लेव 2025 का दौर लगातार जारी है और इसी क्रम में एक बार फिर मैं आपके साथ माधवी चौधरी अपने को एंकर नीलय सिंह के साथ, और इस मंच पर हमारे साथ मौजूद है झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज के इस विशेष कॉन्क्लेव में। और सबसे पहला सवाल पूर्णिमा जी आपसे मेरा यही रहेगा कि हर राज्य हर जिले की अपनी कहानी होती है और झरिया की राजनीति की कहानी अक्सर सुनाई देती है, वो है सिंह मैंशन और रघुकुल की। और झरिया की वर्तमान एक मिनट, मुझे लगता है आपने पहले बोला तो मुझे नमस्कार जोहार करने दीजिए, सवाल बाद में पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। विशेष करके हमारे साथी हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख जी, हमारे छोटे भाई जैसे विधायक अभी हैं जयराम महतो जी, सभागार में उपस्थित मेरे बहुत सारे सभी साथी लोग, बड़े दिन बाद दिख रहे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के भैया लोग सभी को प्रणाम, नमस्कार, जोहार। नक्षत्र की टीम को, आप लोगों को चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मैडम बिल्कुल आपका अभिवादन भी आवश्यक था। और क्योंकि आप विधायक रह चुकी हैं, आप जिस वक्त थी उस वक्त सत्ता में भी आप ही थी, और अभी आप इस वक्त जो है वो चुनाव आप नहीं जीत पाई, लेकिन आप उस वक्त थी और इस वक्त जब आप नहीं जीत पाई हैं, कैसे देख रही हैं आप खासकर कोयलांचल के विकास को? क्योंकि राजनीति में आने के बाद आपके कई जन सरोकार से जुड़े हुए आपने कई मुद्दे को उठाया। विधानसभा में हमने देखा कि काफी मुकर रहती थी आप, एक महिला विधायक होने के नाते, झरिया की विधायक होने के नाते। कैसे देखती हैं कोयलांचल के विकास को? देखिए नीलय जी, चुनाव जीतना और हृदय जीतने में ना बहुत फर्क होता है। तो हृदय हम जीत चुके हैं, उसकी हमको जरूरत नहीं है। चुनाव हारते जीतते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आज यहाँ बैठे हैं, आज मैं एक्चुअली मुझे जाना इसलिए जाता है कि मैं किसी भी मंच से कुछ भी बोलने में शर्माती नहीं हूँ। मैं फिलहाल उतना एक्टिव नहीं हूँ, ये सच्चाई है, ठीक है। आती जाती रहती हूँ जरूरत के कार्यक्रमों, क्योंकि मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं। आप सबको पता है मैं अपने घर में भी, अपने मायके में भी बड़ी हूँ, अपने ससुराल में भी बड़ी हूँ। हमारी अगर जनता के प्रति जिम्मेदारियां हैं तो अपनी कुछ पर्सनल जिम्मेदारियां भी हैं, और मुझे लगता है कि ये एक मौका ही मिला है करने का। और आज अगर फिर से इतने दिनों बाद भी इतना फोन आता है कि आ जाइए किसी कार्यक्रम में, आपको बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में स्थान है इसीलिए। और चुनाव का क्या है, चुनाव तो नैरेटिव का खेल होता है। क्या नैरेटिव आप आखिरी के 1 महीने में बना लेते हैं वो है, जैसा कि आप सबने बादल भैया से भी पूछा, और उन्होंने बोला कि जो नैरेटिव, चुनाव में सच्चाई से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव में बहुत सारे जो है कितनी व्यवस्थाएं होती हैं, कितनी व्यवस्थाएं की जाती हैं जो ऑपोजिट पार्टी करती है, जीतने के लिए बहुत सारे, उसमें जो आगे निकल जाता है वो चुनाव जीत जाता है। तो और बाकी जहां तक धनबाद की आप बात कर रहे हैं, धनबाद से मेरा रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। आप सबको बता दूं कि मेरी दादी धनबाद की थी। आज भी अगर आप तेतुलमारी में महेश चौक पे जाएंगे, वहां तो महेश सिंह जी का घर है, तो उतना पुराना रिश्ता है। और फिर लकीली शादी यहाँ हो गई, और वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ, मुझसे ज्यादा तो कोई नहीं समझ सकता उस चीज को, लेकिन मेरी संस्कृति जो है, मेरा जो संस्कार है, मेरा जो परिवार है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया इसको बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए। और लेगेसी जो विरासत मुझे मिली, और विरासत में ये नहीं बोले खानदान की, मतलब दादा परदादा क्या क्या, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी जो विरासत है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे स्वर्गीय पति ने यहाँ किया, जो उनका हृदय में जो लोगों के लिए प्रेम था, मैं उस विरासत को आगे बढ़ा रही हूँ। बाकी देखिए, मैं सच बोलूं, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मेरे पास ऐसा कुछ आगे ले जाने के लिए है नहीं, या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं समेट के लिए किसी के लिए छोड़ कर जाऊंगी। मैं अकेली हूँ, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का जो स्थान लोगों के हृदय में था, जो उनके न्याय के लिए मैं आज भी लड़ रही हूँ, मैं उसी को आगे ले जा रही हूँ, और वही मेरी विरासत है, उसी के लिए है सब कुछ। पूर्णिमा जी, जैसे आपसे पहले भी मैं पूछना चाहती थी, अगर झरिया की बात करें तो उसकी राजनीति में एक कहानी हमें बार बार सुनने को मिलती है, वो है मैंशन की और रघुकुल की। और अभी झरिया की जो वर्तमान विधायक है रागनी सिंह, रिश्ते में आपकी जेठानी भी लगती हैं। इस पारिवारिक और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसे आप कैसे देखती हैं? इसमें तो आप ही लोग बार बार घुसा के ले आते हैं, मैं तो घुसाती नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। मुझे ये इंटरेस्ट है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आप मेरे स्वर्गीय पति की लेगेसी देखें तो वो कभी किसी का नाम नहीं लेते थे। वो क्या कर रहे हैं, वो नीरज सिंह इसलिए नहीं जानने जाते हैं, किसी खानदान से जुड़े नीरज सिंह थे, लोगों के प्रति उनका क्या प्रेम था, क्या व्यवहार था, इसलिए जाने जाते हैं। बाकी आप जो बोले, जिस तरीके से विगत 5 वर्षों में मैं 8 अगस्त
2019 को अपने घर से निकली पहली बार और 23 दिसंबर 2019 को मैंने चुनाव जीत लिया। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से मैंने झरिया को जिया है, झरिया ही नहीं धनबाद, झरिया अपना क्षेत्र था इसलिए उसकी एक एक गली, उसकी एक एक आप सड़क, एक एक जिस तरीके से मैं जानती हूं, मुझे नहीं लगता कि विगत 50 वर्षों में कोई भी वहां विधायक रहा होगा वो उसको उस तरीके से समझा होगा वहां की समस्याओं को। अभी यहाँ पर डीसी महोदय बैठे थे, एसएसपी महोदय बैठे थे। झरिया में आपको बता दूं कि वो अस्पतालों की आप लोगों ने बात की, डीएमएफटी फंड से कैसे अस्पताल बनेंगे। आपको बता दूं कि झरिया में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था कहने के लिए, जब पहले बिहार रहा होगा फिर झारखंड बना और वहां पर सत्ता पक्ष के ही विधायक रहे, लेकिन एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था वहां पर। और आज एक 30 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है, जिसको आने वाले समय में मैं माननीय मंत्री से बोलकर वहां पर जरूर ये प्रयास करूंगी कि जल्दी से जो है डॉक्टरों की नियुक्ति हो ताकि हम उस अस्पताल को चला सके। सड़कें बनी, जो लोग विश्वास, मेरा जो विजन था, मेरा एक विजन और मिशन था कि झरिया को बचाना है पहले और झरिया को बसाना है, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ चुका था कि धनबाद में डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या और किसी ने कभी इसको एड्रेस नहीं किया। जब मैं आई तब लोगों ने समझा इस चीज को, बहुत बताना शुरू किया कि विस्थापन को हम कैसे टैकल करेंगे। ऐसे तो कहने के लिए आरएसपी कॉलेज लोग कहते हैं कि भाई विस्थापन की समस्या है, बड़ी 81 साइट्स हैं, बहुत डेंजरस हैं, हटा देनी चाहिए। आप अगर धनबाद के हैं और आप देख रहे होंगे कि आरएसपी कॉलेज यहाँ का इतना प्रतिष्ठित कॉलेज, पुरानी बिल्डिंग आज भी वैसी की वैसी है। बड़ा दुखद है कि मेरे पति की हत्या होने के बाद उस कॉलेज को विस्थापित करने का प्रयास किया गया, वरना मटकुरिया गोलीकांड तो सबको आज भी याद है। और आज भी जब वो लड़े थे उसके लिए तो एक भी बिल्डिंग, एक ईंट नहीं हटी वहां से आज तक। तो आप विस्थापन किस लिए कराना चाहते हैं? लोगों को सुरक्षित करने के लिए कराना चाहते हैं? वाकई में सिर्फ कोयला निकालकर अपना जो है धंधा चलाने के लिए करना चाहते हैं? आरएसपी ने उस दर्द को भुगता है कि अगर आप विस्थापन जबरन करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ कोयला निकालना है और बच्चों के भविष्य का या लोगों के भविष्य का आपको चिंता नहीं है, तो उसका दंश जो है झरिया ने झेला है। पूर्णिमा जी, आप पूर्व विधायक रही हैं झरिया की, और जब आप सत्ता में थी तो विधानसभा में आप काफी मुखर रही हैं, आपको जनता का प्यार में भी मिला, लेकिन इस बार आपको हार का सामना करना पड़ा है। मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि चुनाव जो है वो नैरेटिव का गेम होता है, सच्चाई का गेम नहीं होता है। आप नैरेटिव क्या आखिरी में बना सकते हैं, किसके खिलाफ कितना तगड़ा नैरेटिव बना सकते हैं उस पे। बाकी चुनाव जो होता है उसमें कई सारे, लेकिन जनता काम को देखती है और आप लगातार कहती आ रही है कि आपने जनता के लिए काम किया। इसके काम क्या आप बात कर रहे हैं? मैं चैलेंज कर देती हूं कि मैं सिर्फ धनबाद की बात नहीं कर रही हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं पूरे झारखंड में कि अगर कोई विधायक आ जाए और ये कह दे कि उसने बुक जारी की होगी, मैंने 10 पन्ने की बुकलेट जारी की थी अपने चुनाव में कि मैंने क्या क्या किया है इन विगत 5 वर्षों में, जिसमें 2 वर्ष कोरोना के थे, तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं ओपनली चैलेंज कर रही हूँ, आपके मंच से चैलेंज कर रही हूँ कि बीते अगले जब 5 साल बीतेंगे तो आप सब करके आइएगा और दिखाइएगा कि आप क्या करते हैं। चलिए, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि चुनाव जो है वो एक नैरेटिव का खेल होता है और हार और जीत दोनों एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन अगर हम इस सरकार की बात करें, ठीक है अभी आप उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन संगठन में आप हैं, मुखर हैं, सक्रिय हैं। इस सरकार के जो अभी लगभग जो 1 वर्ष बीता है उसके कामकाज को कैसे देख रही है? मैया सम्मान योजना को अपार सफलता मिल रही है, लेकिन कुछ उसमें अड़चने भी आ रही हैं, कुछ लोग वंचित भी हो जा रही हैं, खासकर एक महिला नेत्री होने के नाते। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप सरकार जो है मेजॉरिटी, हम 2 बार से सरकार में आ रहे हैं, हम ऐसे ही तो नहीं आ रहे होंगे। एक जो 2011 के सेंसस से जाइए तो 3.25 करोड़, और मुझे लगता है अगला सेंसस जब तक होगा 3.25 करोड़ की आबादी हो जाएगी यहाँ पर जो रजिस्टर्ड होगी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो चुन रहे हैं इस सरकार को, तभी हम हैं। मैं जीती नहीं हूं लेकिन मैं सरकार का हिस्सा जरूर हूं। तो इतने ज्यादा लोग अगर चुन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत कर आ रहे हैं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता, फिर लोगों को काम पसंद आ रहा है। हाँ डेफिनेटली एक विपक्ष होगा आपका और वो जरूरी है, फ्रिक्शन में होना जरूरी है ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अगर हमको चुनकर ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो काम है, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हम धरातल पे लाके झारखंड को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में, तो और यहाँ पर जितने अलग, चाहे वो जनजातीय लोग हों, चाहे ओबीसी का सवाल हो, और एक बड़ा सेक्शन जो हमारा जनरल है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस सरकार ने किया है और लगातार करने का प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम पसंद कर रहे हैं। तो ये सवाल आपका कितना वाजिब है बताइए। चलिए बिल्कुल। पूर्णिमा जी, झरिया की पहचान कोयला, आग, पर्यावरण संकट या फिर कहे विस्थापन से जुड़ी हुई है। जब आप विधायक थी तो इस समस्या के समाधान के लिए आपने कौन से ऐसे ठोस कदम उठाए?
मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जब आप झरिया रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम लेते हैं और वो 2004 में जब गठित हुआ, 2004 से लेकर 2019 तक उसमें कुछ भी कार्य नहीं हुआ। सच्चाई यही थी। और उसका एक टाइम पीरियड था जो खत्म होने वाला था 15 वर्ष का। और इन 15 वर्षों में आप दुर्भाग्य देखिए कि किस प्रकार के जनप्रतिनिधि थे कि इन 15 वर्षों में जब भी इसके अध्यक्ष डीसी होते हैं और इसकी जब भी मीटिंग्स होती हैं तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी विधानसभा के किसी भी जनप्रतिनिधि को बुलाया नहीं जाता था। सबसे पहले इसको टैकल करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जो है रिक्वेस्ट किया कि अगली बार जब भी इसका मीटिंग हो तो उसमें हमें बुलाया जाए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को अगर लोगों ने हमें चुना है तो इसका मतलब उनको विश्वास है, वो अपनी समस्याएं हमको बताते हैं। आज जब आप किसी के मुंह से सुन रहे हैं, पहले सरकारें सिर्फ उठाकर दे दिया करती थी इन लोगों को और ये लोग जबरन लोगों की शिफ्टिंग करवाया करते थे और वहां पर आंदोलन हो जाता था। हम उस मीटिंग में गए, हम सारे जनप्रतिनिधि जब बुलाए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे जनप्रतिनिधियों को भेजा गया। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने धरातल की सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया। उसमें तत्कालीन डीसी थे उस समय, कोल इंडिया के चेयरमैन थे, यहाँ के बीसीसीएल के चेयरमैन थे, सभी ने उनका संज्ञान लिया। उसका एक नोट बनाकर जो है कोयला मंत्रालय भेजा। कोयला मंत्रालय से फिर तब पहली बार ऐसा हुआ कि वहां से जो है अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने इन चीजों का संज्ञान लिया। हमने जो, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें है कि आप पहले तो हटाएंगे तो जो रैयत है उनको क्या देंगे और जो नॉन रैयत है उनको क्या देंगे। इन सारी चीजों को जो है हमने एक ब्रिज बनाया, एक सामंजस्य बनाया जो जनता है और जो प्रशासन है उसके बीच में। प्रशासन जबरन नहीं कर सकता है। जबरन की कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें अनचाही जो है चीजें यहाँ पर हुई हैं, एक फ्रिक्शन बना है। उन सारी चीजों को हमने हटाया है। उस समय मैंने जो है एक C4 का आइडिया दिया था कि सबसे पहले लोगों को जो चाहिए वो है कि भाई लोगों को लाइवलीहुड चाहिए। आप हटा तो देंगे, आज झरिया जो बसा है, जो इतना पुराना शहर है आप जानते, और झरिया ना उस शहर की तरह है जहां आप जाएंगे तो वहां आपको गुजराती समाज के लोग मिल जाएंगे, आप जाएंगे तो वहां सिख समाज के लोग मिल जाएंगे, आप जाएंगे तो एक बड़ा मुस्लिम समुदाय आपको वहां मिल जाएगा, आप जाएंगे तो इस देश के कोने कोने से आए हुए लोग, बिहार के बहुत सारे लोग हैं, हर समाज हर वर्ग के लोग वहां मिल जाएंगे। और वो क्यों आए? आज से 100-150 साल पहले वो इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर उनको उम्मीद थी कि उनको रोजी रोजगार मिलेगा। और सभी बड़ा रोजगार तो नहीं कर सकते, छोटे छोटे करने वाले लोग, उनके हक की बात कभी नहीं हुई। उनके हक की बातों को हम लोगों ने रखा, उन मीटिंग्स में एक्सेप्ट हुआ। हमने बताया कि किस तरह बेलगड़िया में आप, डीसी साहब तो 400 स्क्वायर फीट बोलकर गए हैं, मैं आपको सच्ची बता दूं 320 स्क्वायर फीट का घर है वो। 320 स्क्वायर फीट स्टेज इतना बड़ा भी नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ। इतने बड़े घर में अगर आप किसी परिवार को जिसके 10 मेंबर्स हैं, आप खुद सोचकर सोचिए कि आपका बाथरूम जो है ना उससे बड़ा होगा। जितना बड़ा उनको वहां घर दिया जाता है, जितना बड़ा उनको वहां कमरा दिया जाता है, उससे बड़ा आपका जो है बाथरूम होगा। इन सारी चीजों को हम संज्ञान में लेकर आए कि ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा, रैयतों को आपको अधिकार देना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ कि बीसीसीएल को जो है जमीनें देनी पड़ी लोगों को, हमने बंदोबस्ती करवाई। जो लोग वहां 50 साल से रह रहे थे, 55 ऐसे खाते थे जहां बीसीसीएल ने बंदोबस्ती करके उनको डिस्प्लेस किया और ये लिखित में दिया कि हम इनको यहां से नहीं हटाएंगे। तो ये विश्वास दिलाया हमने। चुनाव जीतने और हारने से किसी के काम का आकलन मत कीजिए। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि झरिया जो है पूरे देश का एक, कहा जाए तो अलग अलग हिस्सों के लोग रहते हैं और रोजी रोजगार की तलाश में आए। लेकिन अगर हम आज देखें, उसके नीचे आग लगी हुई है, किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई मास्टर प्लान बने, जो भी सरकार आती है कहती है वो झरिया को पुनर्वासित करेंगे, वहां से जितने भी लोगों को है वो दूसरी जगह पे बसाएंगे और उनकी जिंदगियों को बचाएंगे, लेकिन ये काम आज तक नहीं हो पाया। बिल्कुल नीलेश जी, मेरा सबसे पहला प्रयास ये था कि आप विस्थापन कीजिए, लेकिन विस्थापन सम्मान पूर्वक होना चाहिए ना, सम्मानजनक होना चाहिए। लोगों से पूछ कर कीजिए ना। आज तक समस्या तो इसीलिए है कि लोगों से पूछा ही नहीं गया। आप जबरदस्ती ले जाके वहां नोटिस चिपका देंगे और बोलेंगे कि कल खाली कर दो, परसों खाली कर दो, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको सम्मान, उनकी समस्याओं को सुनना होगा। कोई भी उस आग में नहीं रहना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। आज 2 महिलाओं की बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, कौन रहना चाहेगा ऐसी जगह? लेकिन क्या किसी बड़े हादसे पूर्णिमा का, जी, आप यहाँ पे आई, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत बेबाकी से हमारे सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच।